Hello students, I am your science teacher Rakesh Kumari. Student, today we are going to discuss about the question answers and NCERT exercise of chapter number 1st, class 8th, crop production and management. So let us start with our first exercise. The first exercise that is given in your NCERT books is about the fill in the blanks. So we are going to study the first fill in the blanks. The same kind of crop of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called as crops. यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई एक एरिया है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम लोगों को एक जैसे प्लांट को ग्रो करना है, कल्टिवेट करेंगे, हम उनको अच्छे से उगाएंगे, पकाएंगे, फिर उनको काटेंगे. तो ये पूरा जो प्रोसेसिंग है ये हम क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि वो जो प्लांट हैं जो एक जैसे हैं, एक साथ ग्रो कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे वर कॉल्ड एज ए crop. Second question, second part इसका, the first step before growing crop is preparation of soil. अब कोई भी क्रॉप अगर हमें ग्रो करनी है तो उससे पहले मान लो ये हमारा खेत का टुकड़ा है छोटा सा, अ पार्ट ऑफ अवर फील्ड. इस फील्ड के अंदर मान लो बहुत सारे इस तरीके से जो है रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या लीव्स पड़े हुए हैं. तो अगर हम इसके अंदर शोइंग करेंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी, जितना उसको ईल्ड होना चाहिए वो नहीं कर पाएगी. हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम इस पूरी सॉइल को, पूरी लैंड एरिया को अच्छे से जो है प्रिपेयर करेंगे, एक प्रॉपर लेवल कर देंगे इस तरीके से, फिर हम इसके ऊपर इसको ईजिली ग्रो करवा सकते हैं. द थर्ड पार्ट, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर. ऐसा क्यों होता है कि जो डैमेज सीड होते हैं, डैमेज का मतलब जैसे मान लो कि एक छोटा सा ये सीड है, इसमें मान लो हल्का सा कोई सुराग है, या फिर हम दूसरा मान सकते हैं कि जो सीड का शेप एंड साइज हो इस तरीके से श्रिंक हो रखा, तो हम इनको बोलते हैं डैमेज सीड. तो डैमेज सीड जो होंगे वो क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे वाटर की सरफेस पे इस तरीके से. अगर हम लोगों ने पानी का गिलास भर के रखा हुआ है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे सीड्स को शो कर रखा है, डाल रखा है उसके अंदर हम लोगों ने, ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग स्प्राउटिंग के लिए करते हैं. तो जो डैमेज सीड होंगे वो अपर एरिया में यहाँ पर आके फ्लोट करना शुरू कर जाएंगे. नेक्स्ट इज, फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. देखिए कोई भी जो क्रॉप, आप देखो सिंपल सी बात है कि सनलाइट और वाटर ये क्यों चाहिए. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए प्लांट को, सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और साथ में न्यूट्रिएंट भी चाहिए. जब एक प्लांट ग्रो करेगा, उसका जो सीड है जब वो इमर्ज होगा, बाहर निकलेगा हमारी सॉइल के अंदर से एक छोटे से प्लांट के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटलेट, ठीक है. तो वो प्लांटलेट के फॉर्म में जब निकलेगा तो उसके लिए सारी चीज़ें क्या होती हैं, एसेंशियल होती हैं. सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू NCERT क्या है अपना, दैट इज़ द मैच द कॉलम. अब मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो है वो है हमारा खरीफ क्रॉप. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप होती क्या है. खरीफ क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं जो हम लोग हमारा जो बोलते हैं रेनी सीज़न, ठीक है, रेनी सीज़न में हम लोग उनको शो करते हैं और एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीज़न हम उनको कट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जून या जुलाई के मंथ में हम उनको शो करते हैं एंड वी कट देम बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और एट द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, ठीक है. इस मौसम में हम जो है उन क्रॉप्स को कल्टीवेट कर देते, ख़त्म कर देते, हार्वेस्टिंग कर देते हैं. इनको बोला जाता है खरीफ क्रॉप. दूसरा दे रखा है रवि क्रॉप. रवि क्रॉप का मतलब वो क्रॉप जो हम लोग बेसिकली विंटर सीजन में शो करते हैं, विंटर सीजन में ग्रो करवाते हैं. फॉर एग्जांपल विंटर सीजन यानी कि नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में हम उनको शोइंग करते हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से. उसके बाद हम लोग मार्च एंड में या फिर अप्रैल एंड के टाइम पे हम उनकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं. दीज आर कॉल्ड एज रवि क्रॉप. उसके बाद आता है केमिकल फर्टिलाइज़र्स. केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, जो केमिकल से बने हुए होते हैं, ठीक है. और केमिकल फर्टिलाइज़र कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर. उसके बाद है ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब कि जो नॉर्मली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम लोग हाउसेस में प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये किससे बनती है, नॉर्मल हमारा जो काउडंग है उससे बनती है. हमारा हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है ये उससे भी जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं. उसके अलग अलग मेथड्स होती हैं. अब देखिए इसके हम लोग देखते हैं मैच द कॉलम के करेक्ट आंसर क्या है. खरीफ क्रॉप कौन सी है इसमें से, पैडी एंड मेज. क्योंकि आप सबको पता है कि जो पैडी है, पैडी का मतलब होता है
धान, ठीक है, यानी कि नॉर्मल हम लोग इसको अगर धान में से रिमूव कर देते तो उसमें से जो चीज़ बाहर निकलती है दैट इज़ कॉल्ड एज ए राइस, ठीक है, यानी कि चावल जो होते हैं वो पैडी में से यानी कि धान में से निकाले जाते हैं। अब इसमें देखिए कि ये खरीफ जो क्रॉप है ये कौन सी होगी, पैडी एंड मेज़, यानी कि जो इस सीज़न में हमने शो कर रखी है, यानी कि अभी जो टाइम प्रेजेंट है ऑफ सितंबर, इस सितंबर के सीज़न में आप अपने सराउंडिंग में जितनी भी क्रॉप्स देखते हैं, ठीक है, वो सभी क्रॉप्स किसके अंडर आती हैं अपनी, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट इज़ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी होती हैं, वीट, मेज़, ग्राम, पी, यानी कि जो हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करवाते हैं। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होंगे, जिनके अंदर केमिकल है, तो केमिकल किसके अंदर है हमारा, यूरिया के अंदर एंड सुपर फॉस्फेट के अंदर, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के। देन ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब क्या होगा, जो नेचुरली प्रिपेयर हो रही, तो किससे प्रिपेयर हो रही है, फ्रॉम कैटल, कैटल्स का यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे लिए, इसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं, 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। किसका देना है आपको, खरीफ क्रॉप का। तो खरीफ क्रॉप का क्या है, देखो अभी हम लोगों ने अबव क्वेश्चन में स्टडी किया है, पैडी एंड मेज़ है, इसके साथ में ग्राउंडनट भी हम लोग जो है कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा होता है इस सीज़न में, और क्या ग्रो कर रखा है हम लोगों ने, कॉटन को ग्रो कर रखा है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी है जो अभी हमने देखा, देवर, वीट, ग्राम, पी, यानी कि सर्दी में होने वाली। तो इसके अलावा और कौन सी होती है अपनी मोस्ट कॉमन, मस्टर्ड जो क्रॉप है, ये भी किसकी हमारी, विंटर सीजन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको जो है नोट्स बनाने हैं, यानी कि एक आपको टॉपिक दे रखा है, उसके ऊपर आपको एक डिस्क्रिप्शन नोट लिखना है। तो इसके अंदर आप देखिए कौन सा सबसे पहला हमारा कौन सा पॉइंट आ रखा है, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, सॉइल को तैयार करना, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीकल्चर में। अगर हमारी सॉइल प्रॉपरली हम लोगों ने ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रखी तो सीड इजीली शो नहीं हो सकते। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन टू लूजन द सॉइल, यानी कि आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन, तो किस लिए होती है, इट इज़ डन टू लूजन द सॉइल विच इज़ टू एसेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन। और वो एसेंशियल किसके लिए होती है, रूट पेनिट्रेशन के लिए, कि जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकें, उसकी जड़ें अच्छे से अंदर की तरफ जा सकें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिस अलाउ, ये क्या करता है, दिस अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। ब्रीथ जैसे हम सांस लेते हैं, वी टेक कार्बन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाइज प्लांट भी ऐसा ही करते हैं, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो इजीली क्या कर सकें, ब्रीथ कर सकें। लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म जो होते हैं ये, इसके साथ साथ कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं। किस लिए इंक्रीज़ कराते हैं, कि ये एयर का जो एक्सचेंज पैसेज है उसको इंक्रीज़ करते हैं। विच हेल्प इन कीपिंग द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, कि हमारे जो प्लांट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट की डेड लीव्स वगैरह जो होती हैं, जब वो सॉइल के साथ मिक्सअप होती हैं तो वो फॉर्मेशन किसी करती हैं, ह्यूमस की। लूजनिंग ऑफ सॉइल ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर। जो टॉप लेयर होती है जिसमें हम लोगों ने किसको ग्रो करवा रखा है, अपनी क्रॉप को ग्रो करवा रखा है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी इजीली रीच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर शोइंग। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, शोइंग, यानी कि किसी भी क्रॉप को, किसी भी फसल को बोना। शोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड। अब हेल्दी सीड्स कैसे होंगे, जो भी हम आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर किया था कि डैमेज जो सीड होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट हो जाते हैं। अगर हम उन डैमेज सीड को शो करते हैं इन द सॉइल, यानी कि हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर अगर हम इसको शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे डैमेज सीड हैं, तो उनमें से प्लांट्स जो हैं, स्मॉल प्लांटलेट्स, वो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हेल्दी सीड्स जो होते हैं वो ग्रो करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं शोइंग का।
हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं या जो हमारे लेटेस्ट इक्विपमेंट है यानी कि सीड्रिल मेथड, हम उसका भी यूज़ करके उनको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वीडिंग। वीडिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर वीड्स। ठीक है, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स हमारी प्लांट्स के साथ, कौन सी प्लांट के साथ? क्रॉप प्लांट जो है उस प्लांट के साथ ग्रो करने वाले अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो इसके साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, जो हमारी मेन जो क्रॉप है उसका सनलाइट, उसका एयर, उसका वाटर, सारी की सारी चीज़ें क्या करता है? ये कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए वीडिंग जो है ये प्रोसेस है हमारा, इट इज़ द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट इन द फील्ड। अननेसेसरी प्लांट कौन से हो गए? वीड्स। तो वीड्स compete विद, अब वीड्स करते क्या हैं, क्या क्या काम करेंगे वीड्स? देखिए, वीड्स एक तो compete करेगा किसके साथ? हमारे प्लांट के साथ। वीड compete विद द मेन क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर व्हाट वीड्स compete विद प्लांट, कि क्रॉप प्लांट के साथ वो किस चीज़ के लिए compete करते हैं? दिस विल रिड्यूस द ईड ऑफ द डिज़ायर क्रॉप। What is the harmful effect of weeds? They reduce the yield of desired crop. Weed also interfere while harvesting and get mixed with the crop. जब हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं तो भी मिक्स हो जाते हैं। Some seeds are poisonous to animal and human being। इसका मतलब अगर कुछ हमारे सीड पॉइजनस हैं और वो अगर मिक्सअप हो जाते हैं तो उसका जो पॉइजन है कहाँ आ जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर, और फिर हमें वो हार्म करेगा। टिलिंग इज a common method which help to remove the weeds। ठीक है, टिलिंग जो प्रोसेस होता है इससे क्या करते हैं? कल्टीवेटर या हैरो का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उससे क्या करते हैं कि जो अनवांटेड वीड्स हैं हम उनको बिफोर शोइंग द प्रॉपर क्रॉप हम उनको रिमूव कर देते हैं, यानी कि अपने बीज बोने से पहले हम उनको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो कैन बी डन बाय फिजिकल रिमूवल। फिजिकली भी क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। फिजिकल का मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। और वी कैन यूज वीडिसाइड। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स दैट आर स्प्रे टू किल द वीड्स, बट दे ऑल्सो हैव अ हार्मफुल इफेक्ट। उनका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? कि वो हमारी प्लांट के साथ, क्योंकि जो प्लांट है उसकी रूट्स हैं, उसमें वाटर के साथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है वीडिसाइड को, प्लांट ग्रो कर रहा है। इस प्लांट को अगर ह्यूमन बीइंग ने ईट किया तो इसके अंदर प्रेजेंट जो वीडिसाइड्स हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे? ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एज यू ऑल नो, इसका मीनिंग क्या होता है? कि ये मेन प्रोसेस होता है हमारा जिसके अंदर हम लोग सेपरेट करते हैं चैफ को फ्रॉम द क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप है उसके अंदर जो भूसा वगैरह है उसको सेपरेट करना, सीड्स को अलग निकाल लेना। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज थ्रेशिंग। ये हम लोग जो है प्रॉपर हमारी मशीन्स का यूज़ करके कभी कर सकते हैं। जो लेटेस्ट मशीन से कंबाइन हम लोग बोलते हैं, ये हार्वेस्टिंग भी करती है, थ्रेशिंग भी करती है, दोनों काम करती है। तो आपका एक क्वेश्चन और बन गया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ इक्विपमेंट दैट एक्ट एज बोथ हार्वेस्टर एंड अ थ्रेशर। थ्रेशिंग हम लोग नॉर्मल भी करवाते हैं, यानी कि विनोइंग का जो मेथड है इससे भी हम लोग उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन कौन सा है? हमारा कंबाइन है, जिसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर डिफर फ्रॉम मैन्योर, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर से वो डिफर कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए? हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और मैन्योर क्या होती है? हमारी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि वो कहाँ पे बनती है? हमारी ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट से बनती है। सेकंड देखिए, फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब कि ह्यूमन बीइंग बनाता है, मैन मेड है वो। ठीक है, और मैन्योर क्या होती है? ये बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये देखिए मेथड क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो डेड या डिकेड जो मैटर है, ठीक है, डेड डिकेड मैटर को कन्वर्ट करना इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट। कौन सा यूजफुल प्रोडक्ट हो गया? मैन्योर का। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर कि प्रिपेयर कहाँ पे होती है? फर्टिलाइज़र कहाँ पे प्रिपेयर होंगे? इन द फैक्ट्रीज
एंड मैन्योर कहाँ पे होते हैं हमारे, वो फील्ड में। मैन्योर जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, बट फर्टिलाइज़र्स कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूट्रिएंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैन्योर बहुत लेस प्रोवाइड करती है, बट फर्टिलाइज़र्स के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स को तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, सॉइल के अंदर एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है सॉइल की फर्टिलिटी को। दूसरे क्या करेगा, सॉइल का जो पीएच होता है यानी कि एसिडिक या बेसिक हम जिसको बोलते हैं वो भी वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बट ऐसा कोई भी इफेक्ट हमारा मैन्योर का नहीं होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना। व्हाट डू मीन बाय इरिगेशन, दिस इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल पर देना। अब सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है कि डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, जो वाटर को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। तो इसमें पहला मेथड हमारा है वो कौन सा आता है हमारा, ड्रिप इरिगेशन। जैसे कि कोई पर्सन बीमार होता है तो ड्रिप लगती है, तो उसमें क्या होता है, एक एक बूंद करते करते जो हमारा सॉल्यूशन है वो पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। ठीक वैसे ही ड्रिप इरिगेशन के अंदर भी यही होता है कि एक एक बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पर्सन के अंदर, सॉरी हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर सप्लाई होता है वाटर। और कहाँ पे, इट इज़ सप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट्स। ये मेथड सबसे बेस्ट है क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करता है। कंजर्व कैसे करेगा कि जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने एक अपना फील्ड के अंदर इस तरीके से पाथवे बना रखे हैं। इस पाथवे में जो मैंने डार्क शेडेड आपका एरिया कर दिया, इसमें हमारे क्रॉप्स को हमने क्या कर रखा है, ग्रो कर रखा है, ठीक है। अब वाटर सप्लाई के लिए क्या होगा कि जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी पाइपलाइन जो है इस तरीके से चारों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इनको बिछा देंगे। उसके बाद नॉर्मल क्या होगा इसके अंदर हमारा, नॉर्मली हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने पाइप्स को जो है जॉइंट कर रखा है ऐसे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर प्लांट की जो रूट्स हैं ये उनके पास है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से वाटर निकलेगा, पाइपलाइन में से क्या होगा, एक एक बूंद करके इनके पास पहुंचेगा, यानी कि देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर, ये इसके अंदर एश्योरिटी होती है। और दूसरा वीड्स को ग्रो करने में स्टॉप करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड आता है, एक और है स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। जो स्प्रिंकलर मेथड है बेटा, इसको हम लोग जो है एक और नाम देते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा व्हेन यू आर गोइंग टू द एरियाज विच आर वेरी अनइवन, ठीक है, यानी कि राजस्थान का जो एरिया अगर उसमें हम लोग कभी भी जाएं तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, हम बोलते हैं फव्वारे से पानी देते हैं, ठीक है। तो फव्वारे क्या होता है, दे वर द स्प्रिंकलर मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, बेसिकली एज यू ऑल नो, इसके अंदर क्या होगा कि एक मेन पाइप होगा, ठीक है, उस मेन पाइप के थ्रू वाटर की सप्लाई जाती है, ठीक है, मेन पाइप से वाटर की सप्लाई जाएगी और इस तरीके से पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है, हमारे स्प्रिंकलर मेथड में। और ऊपर टिप पे यहाँ लगी होती है नोजल्स, इस तरीके से जैसे ही वाटर की सप्लाई जाती है नोज़ल के अंदर, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर, ये नोज़ल जो होती है ये इस तरीके से एक बार इधर घूमेगी और एक बार ये इधर घूमेगी, यानी कि एक बार सीधी एक बार उल्टी ऐसे घूमती रहेगी और जो वाटर है वो क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करती रहेगी। स्प्रिंकलर मेथड में होगा क्या, इन दिस मेथड मेनली इट इज़ यूज्ड इन अनइवन लैंड, ठीक है। अभी आपको बताया मैंने कहाँ पे यूज़ करते हैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर द लैंड इज़ अनइवन लैंड है, ऊंचा नीचा है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल, देखो आपको बता दिया मैंने, रोटेटिंग नोजल होती है टॉप के ऊपर, विद इंटरवल ऑफ टाइम जैसे जैसे पानी उसके अंदर जाता है ड्यू टू द प्रेशर वो रोटेट करती रहती हैं। और जो मेन सप्लाई है उसमें वाटर हम लोग सप्लाई करते हैं थ्रू द मेन पम्प, ठीक है। और जो प्रेशर जा रहा है नोज़ल के पास वो इतना हाई प्रेशर होता है
कि वो नोज़ल को रोटेट करता है और हमें ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंकल, जैसे हम लोग घरों में हमारे शावर्स जो होते हैं जैसे उसमें से पानी आता है, ऐसे पानी जो होता है वाटर उसमें से स्प्रे होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ wheat is sown in खरीफ सीजन what would happen? अगर हम लोग खरीफ सीज़न के अंदर वीट को ग्रो करेंगे तो क्या होगा? इट इज़ वेरी कॉमनली अंडरस्टूड। होगा क्या भाई? वीट कौन सी क्रॉप है हमारी? वीट इज़ अ क्रॉप दैट वुड बी ग्रोन इन विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में ग्रो करनी है। खरीफ सीज़न की कौन सी हैं जो हम लोग कौन से मंथ में ग्रो करते हैं? जून या जुलाई में, यानी कि रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। अगर हम लोग एक क्रॉप को प्रॉपर सीज़न में ग्रो नहीं करेंगे, किसी और सीज़न के अंदर अगर हम लोग उसको ग्रो करते हैं तो ड्यू टू अनफेवरेबल टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर चाहिए है नॉर्मली ग्रो करने के लिए, वो टेम्परेचर उसको जो है नहीं मिलेगा। एंड ड्यू टू दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है वो एक तो ग्रो नहीं करेगा, दूसरा जो पेस्ट हैं वो उस पर ज़्यादा लग जाएंगे। उसकी अडेप्टेबल जो कंडीशन है, सनलाइट की है, वाटर की है या टेम्परेचर की, वो प्रॉपर उसको नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से प्लांट जो है वो इजीली ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि खरीफ की जो क्रॉप्स हैं वो रेनी सीजन की है, तो इसका मतलब दे नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। बट वीट कैसी होती है? रबी सीजन की है एंड इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। अगर हम लोग लगातार क्रॉप्स को इसी तरीके से कल्टीवेट करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे एक पर्टिकुलर क्रॉप लैंड के अंदर, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? देखिए इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा मेन हमारा, एक तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। रीज़न क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। कुछ न्यूट्रिएंट डिक्रीज हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? देखो भाई, इसके अंदर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कॉमन न्यूट्रिएंट है जो सॉइल से क्या हो जाएंगे? डिप्लीट होने लग जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर ये मेन न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी क्रॉप की जो ईल्ड है वो भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हमें प्रॉपर ईल्ड चाहिए तो वी हैव टू मेंटेन अ गैप बिटवीन द क्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर वीड्स। ये देखिए हम पहले भी कर चुके हैं ये वाला कि वीड्स क्या होते हैं? दीज आर द अनवांटेड प्लांट। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ जो है ग्रो कर लेते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए मेथड्स कौन से? एक तो टिल्टिंग मेथड बताया आपको कि शोइंग करने से पहले, क्रॉप को ग्रो करने से पहले, उसकी जो बीज हैं उसको बोने से पहले हम क्या करें? उसको हैरो या कल्टीवेटर से प्रॉपरली इस पूरी सॉइल को लूजन आउट करें ताकि वो सारे के सारे बाहर की तरफ निकल जाएं। दूसरा, वी कैन यूज़ केमिकल्स एंड दिस केमिकल आर कॉल्ड एज वीडीसाइड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये देखिए इस बॉक्स के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स की सीक्वेंसेस दे रखे हैं। इसने कहा है कि भी अगर आप जो है शुगर केन के प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो आप कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये जिगजैग मेथड में दे रखे हैं। सबसे पहले अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले कौन सा मेथड होगा? हमारा मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कोई भी प्लांट है अगर हम उसको ग्रो करवाते हैं तो सबसे पहले मेथड कौन सा होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले तो सॉइल को तैयार करवाना अच्छे से, ठीक है, ताकि अच्छे से वो लूजन हो जाए, जो रूट्स हैं वो अच्छे से अपनी पकड़ बना सकें। फिर प्लोइंग करना, उसकी लेवलिंग कर देना, फिर शोइंग, फिर उसमें बीज को डालना, देन मैन्योरिंग, मैन्योर प्रोवाइड करना, उसमें फर्टिलाइज़र भी हम लोग डालेंगे ताकि हमारी जो ईल्ड है वो अच्छे से हो सके। देन इरिगेशन, प्रॉपर वाटर सप्लाई करेंगे। फाइनली जब हमारी फसल पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, देन द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी शुगर केन की, फिर क्या करेंगे? हम घर पे तो शुगर बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? दे विल सेंड टू द क्रॉप फैक्ट्री। फिर उनको हम लोग क्रॉप फैक्ट्री में सेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ये पज़ल बॉक्स। पज़ल बॉक्स के अंदर देखिए सबसे पहले आप लोग इसके अंदर क्या है? अलग अलग टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है वो हमारी क्या है इसके अंदर? वो दे रखी है डाउनवर्ड प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप।
तो प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना, दिस इज कॉल्ड एज इरिगेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? इरिगेशन। सेकंड पॉइंट है आपका डाउनवर्ड की तरफ, कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। हम लोग प्रॉपर कंडीशन में अगर बहुत टाइम तक अपनी क्रॉप्स को रखना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टोरिंग, स्टोरेज करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर वो क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट, सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे ग्रोइंग क्या कहलाती है? क्रॉप। उसके बाद अक्रॉस द वर्ड में हम लोग इसका देखते हैं। अक्रॉस द वर्ड में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप। मैच्योर क्रॉप को कट करने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हार्वेस्टर। नेक्स्ट इज अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, यानी कि रबी की क्रॉप भी है और पल्स हमारी दाल भी है। वो कौन सी है? ग्राम, यानी कि चना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ। ग्रेन को चैफ से यानी कि भूसे से अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज विनोइंग। तो कंप्लीट आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट वो आपके कवर अप हो चुके हैं। सो कीप ऑन स्टडिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।